हेलो दोस्तों, एमएमसी द इंजीनियर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा एक नया टॉपिक स्ट्रेस आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी समझ बढ़ेगी, पहली चीज़ तो ये, और आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर स्ट्रेस के बारे में आप लोग जान गए, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग बुकिश लैंग्वेज जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? बुकिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फिर प्रेशर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो स्ट्रेस और प्रेशर का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले स्ट्रेस क्या है ये पता होना चाहिए। अगर स्ट्रेस एक्चुअल में आप सीख गए कि स्ट्रेस है क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लिखने को भी आता है आपके एग्जाम में लिखने को आता है, स्ट्रेस फाइंड आउट करने को आता है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाता है। जेई लेवल में स्ट्रेस डायरेक्ट निकालने को आता है, डिफॉर्मेशन निकालने को आता है, लेकिन उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, सिंपल स्ट्रेस है क्या, कैसा डिफाइन किया जाता है इस स्ट्रेस को। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ एन इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। ओके, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट अ पॉइंट अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन। तो यहाँ पे दो तीन वर्ड हमें ध्यान देने वाली बात है, पहला कि स्ट्रेस क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ से आता है ये भी पता होना चाहिए हमें। और इट इज डिफाइंड एट डेवलप्ड एट अ पॉइंट, मतलब कि स्ट्रेस एक पॉइंट प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस कैसी प्रॉपर्टी है? पॉइंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्ट्रेस पॉइंट प्रॉपर्टी। अगर हम कहीं भी लोड लगाएंगे किसी भी मेंबर पे, तो हो सकता है स्ट्रेस हर पॉइंट पे सेम आ जाए, और ये भी हो सकता है कि हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा मेंबर है कोई, और हमने सिंपल इसमें मूवमेंट लगा दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग होगा, इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग होगा। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि स्ट्रेस एक पॉइंट प्रॉपर्टी है, हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग आने वाली है वहाँ पे। ठीक है, वो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग करते क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया। ठीक है, सिंपल, उससे चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं। उससे प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया ही लिखा जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। स्ट्रेस और प्रेशर में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है। मतलब कि अगर कोई मेंबर है हमारा, यहाँ पे देखिए, ये अगर कोई मेंबर है, ये पूरा का पूरा एक मेंबर है, ऐसे कोई एक मेंबर है, यहाँ पे लोड लगा दिया P, यहाँ पे लोड लगा दिया P। तो जैसे ही हम इसको खींचना चाहेंगे, तो इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रजिस्टिव फोर्स अप्लाई करने लगेंगे। क्या अप्लाई करने लगेंगे? रजिस्टिव फोर्स। ठीक है, वो रजिस्टिव फोर्स कैसे आता है? हमें पता है कि कोई भी अगर बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक दूसरे से बंधे होंगे। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, जो उनको बांध के रखता है। कोहेसिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेम बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कोहेसिव फोर्स है। मतलब अगर बॉडी ये है, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए हुए हैं, वो कैसे होता है? इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। एक ही बॉडी के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दो डिफरेंट बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा है? एडहेसिव फोर्स है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि अगर ये हमारे दो हाथ है, मैं इनको ऐसे चिपका दूं, तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने वहाँ भी देखा होगा कि जब ग्लास को आप रख दीजिए नीचे और पानी के ऊपर रख दीजिए,
ठीक है, कोई पानी पीने वाला ग्लास है, नीचे पानी बिखरा हुआ है फ्लोर पे, फर्श पे बिखरा हुआ है, उसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया है। तो जब आप ग्लास उठाते हो तो आपको एक टाइप का फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों वो फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको? क्योंकि वो जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है और जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एक फोर्स लगने लगा है। तो क्या ग्लास और वाटर सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो वो कौन से फोर्स हो गए? कौन से फोर्स हो गए बेटा? वो एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, लेकिन वही वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। बॉडी में, बॉडी के ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी के ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? ये कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स है। मतलब कि अगर हम इनको चाहे कंप्रेस करना चाहेंगे या हम इनको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो ये रजिस्ट करेंगे, ये रजिस्ट करेंगे। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये पी लोड से हमने क्या किया है कि उसको खींच रहे हैं। एक बॉडी हमने ले लिया, ये हमारा मेंबर है, इसको पी लोड लगा के हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड क्या होगा कि अगर लोड इधर लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो रजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा वो दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इंटरनल रजिस्टिव फोर्स डेवलप कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट उसके अपोजिट, तभी तो बैलेंस होगा। अगर यही फोर्स इधर लग जाए ऐसे, तो क्या वो चीज़ बैलेंस हो पाएगी? क्या वो उसको बैलेंस करेगा? वो तो ये फोर्स की डायरेक्शन अगर ये ले लेंगे हम लोग, रजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन, तो ये तो इसको सपोर्ट करने लगा, उसी डायरेक्शन में जाने लगा, और उसी डायरेक्शन में जाने लगा तो फिर काहे का रेजिस्टेंस? ठीक है, किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? रजिस्टिव स्ट्रेस, मतलब वो रजिस्ट कर रहा है उस चीज़ को, अपने डिफॉर्मेशन को, अपने डिफॉर्मेशन को। तो यानी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लिया जाएगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लिया जाएगा। तो स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ एन इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट अ पॉइंट अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन। वो रजिस्टिव फोर्स कहाँ से आता है? मैंने बता दिया, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगते हैं वो उसको क्या करेंगे? डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेंगे। अगर हम उसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएंगे। अगर हम लोग उसको खींचना चाहेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएंगे। वो जो रजिस्टिव फोर्स है वही स्ट्रेस है एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट। अब निकालेंगे कैसे उसको? निकालेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ के दिखाया। ये पूरा का पूरा मेंबर एक ही है, पूरा का पूरा मेंबर एक ही है। यहाँ मान लो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इनके बीच में फोर्स लग रहा था, इनके बीच में फोर्स लग रहा था। उसके बाद मैंने एक क्रॉस सेक्शन को अलग कर दिया पूरा निकाल के, और एक पार्ट को पूरा अलग कर दिया, एक पार्ट को अलग और दूसरे पार्ट को अलग कर दिया। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इनका ये जो F1, F2, F3, F4 सभी के सभी जो भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं इस क्रॉस सेक्शन पे, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। F1 मान लीजिए पहला वाला F1 लगा रहा है, दूसरा F2 लगा रहा है, तीसरा F3 लगा रहा है, लास्ट वाला F4 लगा रहा है। ऐसे ही सारे फोर्स लगते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे फोर्स लग रहे हैं इनका एक ना एक रिजल्टेंट होगा। इन सभी फोर्सेस का क्या होगा? एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स होगा कैपिटल F। ये जो F1, F2 जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं रेजिस्टेंस, इन सभी का एक रिजल्टेंट होगा, दैट इज कैपिटल F, दैट इज कैपिटल F। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको। ठीक, F क्या है? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, मैंने बताया। F क्या है? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार। नॉर्मल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप एट अ पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल इंटरनल रजिस्टिंग कहने का मतलब ये है कि वो जो F1, F2, F3, F4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लगा रहे थे यहाँ पे, F1, F2, ऐसे आप लोगों ने पीछे वाले फिगर में देखा होगा, F3, ऐसे ही जितने भी मॉलिक्यूल्स क्रॉस सेक्शन पे हैं वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसको रजिस्ट करने के लिए। तो इन सभी फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना आता है, दैट इज कैपिटल F। वो हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, कि हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल F आ गई। अब मैंने क्या बताया है, अगर हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेके बात करें, ठीक है, तो कोई वो DF या F1, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ F ले रहा होगा, वो अप्लाई कर रहा होगा। तो स्ट्रेस इज DF अपॉन DA। DA क्या है? कोई पर्टिकुलर छोटा सा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए ये हमारा अगर मेंबर है,
यहाँ से हमारा P लोड लग रहा है, तो ये हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया DA। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो DF था, ठीक है, जो F1 था, ठीक है, वो हमारा DF है, सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो DF अपॉन DA, DF अपॉन DA, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसको क्या करना है, DA को एक साइड ले जाइए, सिग्मा इंटू DA और इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, DA इज A और DF इज टोटल फोर्स। टोटल फोर्स मतलब अब जितने भी मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात हमने कर ली है तो और भी तो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे जो कि रजिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और जैसे ही हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो यानी हमें टोटल फोर्स की वैल्यू पता चल गई। टोटल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब एक चीज़ ये देखिएगा कि ये सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए यहाँ पे हमने लिख दिया है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इस एफ की वैल्यू क्या है, ये जो एफ है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेंबर था हमारा और यहाँ पे हमारा लोड P लग रहा था, यहाँ पे मेंबर था और इधर पे हमारा लोड P लग रहा था, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आपको ये F की वैल्यू नहीं देगा, ये F कितना लोड अप्लाई कर रहा है, जितना ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे उतना ही वो रजिस्ट कर रहा है। तो यानी कि F की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। F की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। जितना लोड आप अप्लाई करेंगे उतना ही तो वो रजिस्ट करेगा, उतना ही रजिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब F की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, P। तो P के इक्वल आ गई तो हम लोग सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन A। तो एग्जाम में आपको P की वैल्यू देगा, ठीक है, और A की वैल्यू देगा, मतलब कि अप्लाइड लोड देगा आपको। क्या देगा, अप्लाइड लोड देगा आपको, और उससे आपको स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होगी। अब यूनिट क्या है इसकी, यूनिट क्या है यहाँ पे, ये क्या है, P प्रेशर नहीं है, अप्लाइड लोड है, फोर्स यानी कि न्यूटन, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी पास्कल भी है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको दे सकता है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको दे सकता है, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको दे सकता है। तो आपको वो चीज़ कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। अगर मेगा न्यूटन में मान लीजिए उसने स्ट्रेस की वैल्यू दे दिया, स्ट्रेस इज 5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड इन किलो न्यूटन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड इन किलो न्यूटन। तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप लोग क्या करोगे, यहाँ देखिए मेगा न्यूटन में दिया है तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। गीगा में दोगा तो 10 की पावर 9, मेगा में है तो 10 की पावर 6। सिग्मा की वैल्यू पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए आपको कुछ भी दे दिया उसने 2 मीटर स्क्वायर, और आपसे लोड की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना लोड अप्लाई करना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, यहाँ से आप P की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। स्ट्रेस होता क्या है वो बता दिया गया, ठीक, स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है वो आपको बता दिया गया, किस कारण से जनरेट होता है वो सारी चीज़ें पता चल गई, स्ट्रेस में यूनिट कन्वर्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। अब एक ये स्पेशल केस आता है यहाँ पे, देखिए ये बस समझने का कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ सकता है, कभी आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने गए तो वहाँ पूछेगा कि अगर ये जो पहली वाली कंडीशन, वो पूछेगा कि हमारा जो मेंबर है जिस पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं वो सेफ़ कब होगा, वो सेफ़ कब होगा, मतलब डिफॉर्म, मतलब जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसमें वो सेफ़ कंडीशन कौन सी है। तो यहाँ से देखिए कि वो अगर अप्लाइड लोड इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स से कम है, मतलब वो 10 मेगा, मान लीजिए वो 10 न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, 10 न्यूटन का लोड वो बियर कर सकता है और हम अप्लाई कर रहे हैं 8 न्यूटन, तो यानी हमारा मेंबर क्या है, सेफ़ है, ठीक है। अगर वो मेंबर 10 न्यूटन का लोड बियर कर सकता है और हमने अप्लाई कर दिया 15 न्यूटन, तो क्या वो सेफ़ होगा, नहीं, वो क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। मैक्सिमम एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है, रेजिस्टेंस एक कैपेसिटी होगी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। क्लियर हो गया। स्ट्रेस के बारे में हम लोग जान गए हैं, ठीक है, स्ट्रेस कैसे निकलता है वो भी जान गए हैं। अब इसके बाद एक चीज़ आती है स्ट्रेस में एक चीज़ आएगी यहाँ पे
कि टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ये छोटा सा है, टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक, टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है, कैसे पता करेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है? देखिए, बुक में आप पढ़ने जाएंगे तो दुनिया भर की चीज़ें स्ट्रेस में दिया है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, लॉन्गिट्यूडनल, दुनिया भर की चीज़ें दे दिया है। एक चीज़ बस याद रखिएगा कि दुनिया में केवल 2 टाइप के स्ट्रेस डेवलप होंगे। ठीक है, कभी भी कैसा भी लोड लगा लो, केवल 2 टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा, एक नॉर्मल और एक दूसरा शियर, एक नॉर्मल और दूसरा शियर या पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। पहला टाइप का स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन होगा, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, और दूसरा जो डेवलप होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। एक नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन और दूसरा पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि कैसा भी आप लोड लगा लो, हमेशा स्ट्रेस की वैल्यू या तो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन होगी या पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगी। ये जो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन है, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन मतलब अगर ये हमारा कोई मेंबर है तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है ये, तो इसके नॉर्मल मतलब ये भी हो सकता है और इसके नॉर्मल ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिंबल है, ठीक, अगर ऐसा लोड हम लोग अप्लाई करें जो मेंबर को खींच रहा है, तो यानी जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा नेचर का डेवलप होगा, टेंसाइल। और अगर हम लोग ऐसा लोड अप्लाई कर रहे हैं जो कंप्रेस कर रहा है, तो स्ट्रेस किस नेचर का डेवलप होगा, कंप्रेसिव। ठीक है, दोनों हैं नॉर्मल लेकिन उसके सब पार्ट हैं। दूसरा है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन मतलब कि ऐसा स्ट्रेस जो इस क्रॉस सेक्शन के ऐसे पैरेलल जा रहा हो। अगर कोई भी चीज़ पैरेलल है तो वो शियर स्ट्रेस है। ठीक है, वो कौन सा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 2 टाइप के, एक नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, दूसरा पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, और जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। वो कैसा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। मतलब ये है, तो यहां से अगर इस टाइप का कोई लोड लग जाए P, ठीक है, ऐसा कोई लोड लग जाए तो ये कैसा स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन हो गया, कैसा स्ट्रेस डेवलप करेगा, शियर। और तीसरी चीज क्या दिमाग में रखनी है कि अगर लोड टेंसाइल लग रहा है तो स्ट्रेस टेंसाइल जनरेट होगा, अगर लोड कंप्रेसिव लग रहा है तो स्ट्रेस कंप्रेसिव जनरेट होगा। कैसे, अभी जो हमने पीछे फिगर बनाया था वहां आपने देखा होगा कि यहां से लोड P लग रहा था, तो इसका जो रेजिस्टेंस F1, F2, F3, F3 इनका जो रेजिस्टेंस था वो इस साइड में आ रहा था F। तो यानी जब टेंसाइल लगा रहे हैं तो ये भी इधर कैसा नेचर डेवलप कर रहा है, टेंसाइल का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे मेंबर में तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और अगर शियर लोड लगाएंगे, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगाएंगे तो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर है? इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।